नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्किट ब्रेकर की दुनिया और उसमें आने वाली खराबियों की डायग्नोस्टिक्स। देखने में तो ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का विषय लगता है ना? लेकिन असल में ये सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर जो चीज हमें सुरक्षित रखने के लिए बनी है वही सबसे बड़ा खतरा बन जाए। अजीब लगता है ना। सर्किट ब्रेकर्स हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के मूक प्रहरी होते हैं, पर कभी कभी ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं जिसे फेल क्लोज्ड कहते हैं। मतलब जब इन्हें ट्रिप होकर बिजली काटनी चाहिए तब ये ऐसा नहीं करते और बिना किसी चेतावनी के खतरनाक ओवरकरंट को सिस्टम में बहने देते हैं। सच में ये एक बहुत ही खामोश लेकिन जानलेवा खतरा है। तो आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम इस मूक विद्युत खतरे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ब्रेकर्स असल में ट्रिप क्यों होते हैं। इसके बाद विफलता के संकेतों पर बात होगी। फिर हम ओवरलोड और खराब ब्रेकर के बीच का अंतर समझेंगे। और आखिर में हाई वोल्टेज विफलताएं और कुछ ज़रूरी टेस्टिंग और सुरक्षित समाधानों पर नज़र डालेंगे। आइए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, द साइलेंट इलेक्ट्रिकल हैजर्ड यानी मूक विद्युत खतरा। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 51,000। क्या इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्या है? सिर्फ अमेरिका में हर साल इलेक्ट्रिकल खराबी की वजह से लगभग 51,000 इमारतों में आग लग जाती है और इससे करीब $1.3 बिलियन का नुकसान होता है। जरा सोचिए, ये तो बस एक देश का आंकड़ा है। इससे साफ पता चलता है कि जब ये सुरक्षा उपकरण फेल होते हैं तो तबाही का स्तर क्या हो सकता है। इनका सही तरीके से काम करना सच में बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। Why breakers actually trip? आखिर ये ट्रिप होते क्यों हैं? शॉर्ट सर्किट, ये शब्द हमने बहुत बार सुना है, पर यह है क्या? दरअसल ये एक बहुत ही असामान्य स्थिति है जहां बिजली अपना सामान्य रास्ता छोड़कर एक लगभग शून्य रेजिस्टेंस वाला शॉर्टकट ढूंढ लेती है। अब जाहिर सी बात है, जब ढेर सारा करंट इस छोटे से शॉर्टकट से गुजरेगा तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। नतीजा, एक जबरदस्त करंट सर्ज, बेतहाशा गर्मी और अक्सर तेज आवाज या चिंगारियां। और हमारे ब्रेकर का इकलौता काम इसी भयानक सर्ज को रोकना होता है। दूसरी तरफ ग्राउंड फॉल्ट शॉर्ट सर्किट से थोड़ा अलग है। इसमें एक लाइव वायर यानी जिसमें करंट है वो गलती से किसी ऐसी चीज को छू लेता है जो ग्राउंडेड है, जैसे किसी मशीन का बाहरी ढांचा या सीधे जमीन। यह स्थिति इंसानों के लिए तो सच में बहुत खतरनाक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर करंट की बहुत ही कम मात्रा भी लीक होकर इंसान के शरीर से गुजर जाए तो ये एक जानलेवा बिजली का झटका साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, वार्निंग साइंस ऑफ फेलियर, वो संकेत जो बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है। अच्छी बात यह है कि खराब होते ब्रेकर को आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर जले हुए निशान दिखाई दें या पैनल का प्लास्टिक पिघला हुआ लगे तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर जली हुई प्लास्टिक या अजीब सी सड़ी हुई मछली जैसी गंध आए तो समझ लीजिए मामला गंभीर है, क्योंकि पैनल से ऐसी गंध बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसी तरह अगर अंदर से भिनभिनाहट या चटकने की आवाज आ रही हो तो ये आर्किंग का पक्का संकेत है। हमेशा याद रखिए, एक बिल्कुल स्वस्थ ब्रेकर एकदम शांत रहता है। अगर वो छूने पर बहुत ज्यादा गर्म लगे या उसे ऑन करने पर वो रुके ही नहीं तो ये चीख चीख कर कह रहा है कि कुछ बहुत गलत है। अब आते हैं अपने चौथे भाग पर, ओवरलोड और बैड ब्रेकर। ये पहचानना कि ब्रेकर ओवरलोड हुआ है या वो सच में खराब हो चुका है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना डायग्नोस्टिक्स के लिए बिल्कुल अहम है। देखिए, अगर ब्रेकर ओवरलोड हुआ है तो वो कुछ मिनटों या घंटों के बाद ट्रिप होता है और ठंडा होने पर आराम से रीसेट भी हो जाता है। ये तो एक सुरक्षित और एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन अगर ब्रेकर बिना किसी बात के तुरंत ट्रिप कर रहा है, जिसे गोस्ट ट्रिप भी कहते हैं, और रीसेट करते वक्त उसका हैंडल ढीला या अजीब सा स्पंजी महसूस हो रहा है, तो कहानी अलग है। इसका मतलब है कि ब्रेकर के अंदर के स्प्रिंग और मैकेनिज्म ने जवाब दे दिया है। ऐसी हालत में पूरे ब्रेकर को बदलने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अब बात करते हैं बड़े स्केल की, हमारा पांचवा भाग, हाई वोल्टेज मैकेनिकल फेलियर्स। इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर देखें तो दो तरह की खराबियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। एक है रैचेट पॉल वियर। ये पूरी तरह से एक मैकेनिकल गड़बड़ी है जहां पुर्जों के घिसने से एक अजीब सी क्लिक क्लिक आवाज तो आती है पर स्प्रिंग चार्ज ही नहीं होता।
वहीं दूसरी ओर मोटर वाइंडिंग फेलियर एक इलेक्ट्रिकल समस्या है। इसमें नमी और पुरानी होने की वजह से मोटर पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये भारी भरकम इंडस्ट्रियल स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म टॉर्क को 500 गुना तक बढ़ा देते हैं। सोचिए जरा, इसलिए इन गियर्स का सही सलामत रहना बेहद जरूरी है। और यहाँ पैदा होने वाली ताकत का अंदाजा लगाइए। इंडस्ट्रियल क्लोजिंग स्प्रिंग अपने अंदर 150 से 300 जूल की जबरदस्त मैकेनिकल ऊर्जा जमा करके रखते हैं। नॉर्मल स्थिति में इन्हें पूरा चार्ज होने में महज 8 से 15 सेकंड का समय लगता है, पर अगर कोई स्प्रिंग 20 सेकंड से भी ज्यादा का वक्त ले रहा है तो ये सुस्ती साफ इशारा कर रही है कि या तो अंदर का लुब्रिकेंट सूख चुका है या फिर स्प्रिंग की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। आखिर में हम अपने छठे और सबसे जरूरी भाग पर पहुंचते हैं, टेस्टिंग एंड सेफ सॉल्यूशंस। आइए एक बहुत ही काम के आइसोलेशन टेस्ट को समझते हैं। स्टेप 1, सर्किट से सारे उपकरण हटा दें और लाइटें बंद कर दें। स्टेप 2, ब्रेकर को जोर से ऑफ की तरफ धकेलें, एक क्लिक की आवाज सुने और फिर उसे ऑन कर दें। अब स्टेप 3 में बस निरीक्षण करना है। अगर ये बिना किसी लोड के भी तुरंत ट्रिप हो जाता है तो पक्का हो गया कि या तो ब्रेकर अंदर से शॉर्ट है या फिर दीवारों के अंदर की वायरिंग में कहीं कोई फॉल्ट है। और हाँ, अगर ये ट्रिप नहीं होता तो उपकरणों को एक एक करके वापस प्लग इन करें। इससे आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा उपकरण ओवरलोड पैदा कर रहा था। पर 1 मिनट रुकिए, टेस्टिंग की बात तो हो गई, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है। इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर काम करने में हमेशा आग, फ्लैश और जानलेवा झटके का बहुत बड़ा जोखिम होता है। सही पीपीई किट पहनना तो बिल्कुल अनिवार्य है। और लाइव वोल्टेज टेस्टिंग में एक बहुत ही अहम बात याद रखने वाली है। अगर किसी लाइव ब्रेकर पर मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक किया जाए और वो 0 वोल्ट दिखाए तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। इसका मतलब है कि ब्रेकर के अंदर के कॉन्टैक्ट्स आपस में जुड़ने में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं, जो सच में एक बेहद खतरनाक स्थिति है। इन सब खतरों से बचने की सबसे अच्छी रणनीति क्या है? एक सही मेंटेनेंस टाइमलाइन का होना। हर साल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए और हर 3 से 5 साल में इंसुलेशन और पूरे मैकेनिज्म की गहरी जांच। वैसे तो एक अच्छे ब्रेकर की उम्र 30 से 40 साल तक होती है, लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है। अगर किसी इमारत में फेडरल पैसिफिक इलेक्ट्रिक या जिंस्को जैसे पुराने और विवादित ब्रांड्स के पैनल लगे हैं तो टेस्टिंग के नाम पर कोई रिस्क न ले। उन्हें तुरंत किसी पेशेवर से बदलवा लेना ही सबसे सुरक्षित कदम है। तो आखिर में एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए, क्या कोई 40 साल पुराना इलेक्ट्रिकल पैनल सच में एक मूक खतरा है जो बस मुसीबत का इंतजार कर रहा है? दीवारों के पीछे खामोशी से काम करने वाले इन पुराने उपकरणों में कई छिपे हुए खतरे हो सकते हैं। सही टेस्टिंग और रखरखाव ही वो चाबी है जो इस छिपे हुए खतरे को समय रहते रोक सकती है। इस महत्वपूर्ण चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।